तो चलिए बात करते हैं शुरुआती मध्यकालीन भारत की। ये एक ऐसा दौर था जब इतिहास एक नई करवट ले रहा था। पश्चिम से कुछ ऐसी ताकतें उठीं जिन्होंने इस जमीन की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए उन हमलों की कहानी को समझते हैं जिन्होंने आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, उस जमाने में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। ये कोई मजाक नहीं था। इसके शहर मसालों और रेशम के व्यापार से दिन रात गुलजार रहते थे और यहाँ के मंदिर सोने चांदी से जगमगाते थे। ये बेहिसाब दौलत और साथ ही अहम व्यापारिक रास्तों पर इसकी मौजूदगी इसे विदेशी ताकतों के लिए एक चुंबक की तरह बना रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कैसे ये खुशहाल और अमीर जमीन एक जंग के मैदान में तब्दील हो गई? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। आज हम इन हमलों की एक-एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है उन शुरुआती हमलों से जिन्होंने इस धरती की सरहदों पर पहली दस्तक दी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं। ये एक बहुत लंबे और खूनी संघर्ष की बस शुरुआत थी जिसने भारत की ताकत को पहली बार आजमाया। तो भाई, इन हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी? असल में 3 बड़ी वजह थीं। पहली, भारत की बेहिसाब दौलत को लूटना। दूसरी, अपने साम्राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना। और तीसरी, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये 3 मकसद हमें इस पूरे दौर में बार बार देखने को मिलेंगे। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। ये जानकारी सीधे इन हाथ से लिखे हुए नोट्स से आ रही है। यहां देखिए, इन तीनों मकसदों धन, साम्राज्य और धर्म को साफ साफ लिखा गया है। इससे हमें हमलावरों की सोच की एक सीधी झलक मिलती है। भारत में कामयाबी से दाखिल होने वाले पहले हमलावर थे अरब, और उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग लगा सकती है। यकीन मानिए, ये सब कुछ एक समुद्री डकैती से शुरू हुआ। जब राजा दाहिर ने लूटे हुए जहाज का हर्जाना देने से साफ मना कर दिया, तो ये अल हज्जाज के लिए एक बहाना बन गया। उसने फौरन अपने जवान और जोशीले भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी फौज के साथ सिंध पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। साल 712 ईस्वी में रावर की लड़ाई एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। राजा दाहिर अपनी आखिरी सांस तक बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी हार ने सिंध को अरब शासन के हवाले कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था, ये भारत में किसी मुस्लिम ताकत की पहली सफल जीत थी। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देने वाली थी। अरब की जीत के साथ एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया, जजिया टैक्स। ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और कहा यह जाता था कि ये उनकी सुरक्षा के बदले में है। इस टैक्स ने स्थानीय लोगों और नए शासकों के बीच एक साफ लकीर खींच दी। और एक बार फिर हमारे सोर्स नोट्स इस बात को पक्का करते हैं। यहां साफ लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला शख्स था जिसने भारत में जजिया लागू किया। ये इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे जीत के बाद नए प्रशासनिक और सांस्कृतिक नियम भी आते हैं। चलिए, अब इतिहास के एक नए और सच कहूं तो एक ज्यादा क्रूर अध्याय में चलते हैं। मिलिए एक ऐसे शख्स से जो साम्राज्य बनाने नहीं बल्कि उसे लूटने आया था, गजनी का महमूद। महमूद ने खुद को बुतशिकिन का खिताब दिया, जिसका मतलब है मूर्ति तोड़ने वाला। ये टाइटल ही उसके इरादों की पूरी कहानी कह देता है ना? उसका सीधा निशाना भारत के मंदिर थे, जो सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं बल्कि दौलत के भी बहुत बड़े खजाने थे। जरा सोचिए, 27 सालों में 17 विनाशकारी हमले। ये गजनी के जुनून और उसकी बेरहमी को दिखाता है। उसका हर एक अभियान भारत के धन को निचोड़कर अपनी राजधानी गजनी ले जाने की एक सोची समझी कोशिश थी। 400 किलोग्राम। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। जी हां, ये 400 किलो सोना था जो गजनी ने 1025 ईस्वी में सिर्फ एक मंदिर, गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर से लूटा था। ये लूट उसके हमलों की सबसे बदनाम घटनाओं में से एक है और उसके लालच का एक जीता जागता सबूत है। और ये ऐतिहासिक घटना हमारे सोर्स नोट्स में पूरी तफसील से दर्ज है। ये स्लाइड सीधे उसी पन्ने को दिखा रही है जिसमें सोमनाथ पर हुए उस भयानक हमले के बारे में लिखा है। ये हमें उस पल की भयावहता का एक सीधा हिसाब देती है। गजनी के बाद एक और हमलावर आया, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल अलग थे। मिलिए मोहम्मद गौरी से, जिसका मकसद सिर्फ लूटना नहीं बल्कि जीतना और शासन करना था। तो सबसे बड़ा फर्क यही था, गौरी ने खेल के नियम ही बदल दिए।
वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसकी जड़ें भारत में हों, और यही सोच उसे अपने से पहले आए हमलावरों से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती थी। गौरी के इन बड़े इरादों का सामना हुआ उस वक्त के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान से। इन दोनों की दुश्मनी का फैसला तराइन के मैदान में 2 बड़ी लड़ाइयों में होना तय था। 1191 में हुई पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। गौरी खुद भी घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एक पल को तो लगा कि भारत जीतने का उसका सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने पूरा 1 साल तैयारी की, अपनी गलतियों से सीखा और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और संगठित फौज लेकर वापस लौटा। अब मंच एक आखिरी और निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार था। और 1192 में तराइन के उसी मैदान पर इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। गौरी की बेहतर रणनीति और तैयारी ने उससे पृथ्वीराज चौहान पर जीत दिला दी। और जैसा कि ये नोट्स गवाही दे रहे हैं, ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 1206 में गौरी की मौत हो गई और इसके साथ ही हमलों का ये शुरुआती दौर खत्म हो गया। लेकिन वो जो बीज बोकर गया था, वो अब एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाले थे। देखिए, मोहम्मद गौरी की जीतों ने सिर्फ एक युग का अंत नहीं किया, उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। उनकी जीत ने सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का रास्ता खोल दिया, एक ऐसा साम्राज्य जो अगले 300 सालों तक भारत पर राज करेगा। इस तरह जो कहानी लुटेरों और हमलावरों से शुरू हुई थी, वो एक ऐसी विरासत पर खत्म हुई जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास अक्सर बहुत ही अप्रत्याशित तरीकों से लिखा जाता है।